Okay, so the recording has started. So now let me start the screen share. And चलिए start करते हैं हमारा lecture. Start करते हैं हमारे यहाँ पे chapter. Let's have a look at that. So this is your chapter, molecular basis of inheritance. And इसका हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारा weightage यहाँ पे क्या रहेगा. So weightage अगर हम यहाँ पे देखते हो तो पिछले 5 साल में अगर मैं 22 से 29 तक की अगर यहाँ पे बात करूँ तो काफी अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ जाते हैं. So you get to see you can have 21 में तो इनके 9 क्वेश्चंस आए थे वहां से. 22 के अंदर इनके 7 क्वेश्चन आए हुए, 20 के अंदर 4 क्वेश्चन है. सो यू कैन एक्चुअली सी कि इसका वेटेज काफी अच्छा है. द चैप्टर इटसेल्फ हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेटेज. सो एट सम पॉइंट 9 क्वेश्चन आना मतलब 36 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं. दैट इज अ बिग थिंग. सो आई कैन स्टिल अज्यूम दैट कि हर साल रफली ये लोग 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल के पूछ लेते हैं. तो इसलिए इसका वेटेज काफी अच्छा हो जाएगा. अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो दो टाइप के होते हैं. इधर दे विल आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर बस आपको याद करके आपको वहां पे देना है. और कई बार इसमें से कई आपके काफी ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा लॉजिक दौड़ाना पड़ता है. यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिक एंड सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो दैट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. इस चैप्टर को लेके कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आप यहाँ पे आ जाते हैं. सो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए ओवर हियर. तो डीएनए की जब हम बात करते हैं सो यू नो दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आपको मिलता है देखने के लिए, राइट? नाउ डीएनए इज समथिंग यू विल फाइंड इन बैक्टीरिया, in your eukaryotes, all of them will have a DNA, right? Something you know that. तो कभी DNA की वैसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखना. This is one thing you can always remember in this is going to be, which is going to be when you discuss about a DNA ना. अब DNA आपको मिलेगा देखने के लिए आपके बैक्टीरिया में. You can find them in the bacteria, you can also find them in the eukaryotes as well. आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब मैं डिस्कस करता हूँ DNA के बारे में, DNA is always going to be double stranded. तो डीएनए आपका हमेशा आपका यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होगा. अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपका डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम. लाइक ये आपका रहेगा कॉमन फॉर माय प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स के लिए भी आपको मिलेगा देखने के लिए ऐसा ही. उसके साथ साथ इवन यूकैरियोट्स, इवन आपके यूकैरियोट्स के अंदर यू विल हैव दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए. एंड दिस डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक एज अ जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पे यूज किया जाएगा. अब डीएनए को हम यूज करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल. You also have something like RNA. अब RNA जो आपका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको आप नहीं यूज करते एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट आपको ये मिल सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑफ द वायरसेस. क्या रखना, अगर मैं RNA की बात करता हूँ तो RNA आपको मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन द वायरसेस के अंदर. सो वायरसेस के अंदर you can find in not all the viruses but some viruses can have RNA as a genetic material. हाँ जी पूजा, गुड इवनिंग. So you can find them as a genetic material. अब क्यों हमारे ह्यूमंस के अंदर ये नहीं मिलता है जेनेटिक मटेरियल इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड लेटर. बाद में आपको ये समझाएगा कि क्यों आरएनए आपके अंदर नहीं मिलता एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट यू फाइंड एज अ डीएनए एज अ मटेरियल एज अ फॉर योर इनहेरिटेंस के लिए वो आपको मिलता है. अब एक और बात आप यहाँ पे याद रख लो कि हमने बात किया यहाँ पे क्या आरएनए इट इज सीन इन द वायरस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. हर एक वायरस में आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर आपको आरएनए मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो कौन से वायरस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट्स माय HIV वायरस. जो HIV का जो वायरस होता है, HIV कॉज करने वाला जो आपका वायरस होता है, जिस वायरस का यहाँ पे नाम होता है रिट्रो वायरस, जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है रिट्रो वायरस, इसके अंदर आपको मिल सकता है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो ये भी याद रखना कि वायरस इसके अंदर ही आपको मिलेगा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट दैट टू इन द रिट्रो वायरस, राइट. कुछ ग्रुप ऑफ वायरसेस मेरे यहाँ पे होते हैं जिनमें आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएनए ओवर है. कि डीएनए हम जानते हैं कि आपका डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे. सो इसकी बैकबोन बनी हुई है शुगर एंड फॉस्फेट से, एंड इन द सेंटर यू हैव अ नाइट्रोजनस बेसिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा लाइक बेसिक से समझते हैं यहाँ पे. अगर मैं आपको डीएनए देता हूं और अगर आप डीएनए को ब्रेक डाउन करते हो, सो एक डीएनए किससे बना हुआ होता है बेसिकली. अगर मैं आपके सामने एक लंबा सा डीएनए रखता हूं, इफ यू ब्रेक डाउन द डीएनए, तो उसका मोनोमर क्या होता है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द डीएनए, सो दैट इज माय न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू बी अ मोनोमर ऑफ द डीएनए. सो एक न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या मिलेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा एक शुगर मॉलिक्यूल,
अब ये किस टाइप का शुगर मॉलिक्यूल आपको जो मिलेगा यहाँ पे, दैट्स माय पेंटोज शुगर। सो ये जो शुगर मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे है, दिस शुगर मॉलिक्यूल इज माय पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल मेरे पास जो है यहाँ पे, दिस विल हैव 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 एंड यू विल हैव अ 5th कार्बन ओवर हियर। तो 5 कार्बन एटम आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो ये 5, दैट्स व्हाई यू कॉल देम द पेंटोज, इट्स माय पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। अब ये जो मेरे यहाँ पे पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल हैव फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपको लगा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपका नाइट्रोजनस बेस। तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपको हमेशा लगा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस। आई जस्ट राइट ओवर हियर NB। सो याद रखना, अगर मैं एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक सिंगल यूनिट अगर मैं देखता हूँ, लंबे सी डीएनए का मैं सिंगल यूनिट अगर देखता हूँ, तो दैट सिंगल यूनिट विल हैव दिस स्ट्रक्चर, इट विल हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, और उस शुगर मॉलिक्यूल के साथ लगा होगा मेरा नाइट्रोजनस बेस। सवाल यहाँ पे याद है कि शुगर मॉलिक्यूल के साथ जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लगा हुआ है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट कार्बन। तो पहले कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, और ये जो अटैचमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो याद रखना, शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस के साथ किससे अटैच है, इट इज अटैच विद अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके शुगर मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन बेस के साथ यहाँ पे आपका अटैच कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ये आपको सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जब आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, जब आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ जाता है, तो पता है आप क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, इसको तो मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बोल दिया, लेकिन याद रखना डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। जो मोनोमर होता है डीएनए का, जो सिंगल यूनिट जो आपको मिलते हैं डीएनए के अंदर, दे आर माय न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, दैट इज माय न्यूक्लियोसाइड। दैट मींस शुगर मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा 5th कार्बन एटम यहाँ पे होगा, जो मेरा 5th कार्बन एटम यहाँ पे होगा, इसके साथ यहाँ पे एक OH होगा। यहाँ पे जो 5th कार्बन एटम यहाँ पे होगा ना, इट विल बी COH। तो यहाँ पे आपको एक OH मिलेगा, और इस OH के साथ मैं यहाँ पे अटैच करूंगा एक फॉस्फेट आयन को। तो इस OH के साथ जो 5th कार्बन एटम पे जो मेरे यहाँ पे OH होगा, वो मेरा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द फॉस्फेट आयन। यहाँ पे वो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और वो बॉन्ड फॉर्म करेगा आपका यहाँ पे फॉस्फेट आयन के साथ। फॉर्म अ बॉन्ड विद द फॉस्फेट आयन ओवर हियर। हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका, पूजा बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो सारा। सारा सब कुछ ठीक है। नहीं सो व्हाट सर, विल हैपन, हाँ सुनो सुनो, यू हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, यू हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। ये शुगर मॉलिक्यूल में याद रखना, यू हैव अ 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, राइट। अब इस शुगर मॉलिक्यूल को आपने एक यहाँ पे अटैच करा दिया नाइट्रोजन बेस। कहाँ पे अटैच कराया आपने, उसका जो फर्स्ट कार्बन था उसके साथ आपने वहां पे अटैच करा दिया एक नाइट्रोजन बेस। जब मेरा नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है, जैसे मेरा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच हो गया शुगर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बना, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसाइड। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। अब इसके बाद आपको याद ये रखना है कि ये जो मेरा शुगर मॉलिक्यूल है, जिसको भी मैं कह रहा हूँ एज अ न्यूक्लियोसाइड, अगर इस शुगर मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन बेस के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाता है, नाइट्रोजन बेस के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाता है, सो दिस इज माय फॉस्फेट ग्रुप। ये मेरा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट आयन। अगर मेरे यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट आयन मेरे यहाँ पे लग जाता है ऑन द 5th कार्बन एटम, 5th कार्बन पे अगर ये फॉस्फेट ग्रुप मेरे यहाँ पे लग जाएगा, देन दिस स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोटाइड। अब मेरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे बन चुका है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोटाइड। तो अब मैं इसको यहाँ बोलूंगा एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो व्हेन यू हैव दिस 3 थिंग्स ऑन दैट शुगर, जब आपके पास ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, these are called as my, this structure over here is called as my nucleotide। अब आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि मेरा जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना, जब मैंने फॉस्फेट को अटैच कराया 5th कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो आपको जो बॉन्ड देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, दिस बॉन्ड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जब मेरा 5th कार्बन के साथ जब आप फॉस्फेट को यहाँ पे जोड़ रहे हो, सो दिस बॉन्ड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड।
फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इसको आप कई बार नॉर्मल ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो, लेकिन क्योंकि ये फॉस्फेट का जुड़ा है तो इसलिए हम कई बार इसको यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं जनरली, दैट इज माय फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वहां पे जो अटैचमेंट आपका हो रहा है ना फॉस्फेट के साथ, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये है मेरा सिंगल यूनिट ऑफ माय न्यूक्लियोटाइड। अब होता क्या, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में आते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दे विल फॉर्म द डीएनए मॉलिक्यूल। कई सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे आएंगे एंड दे विल गिव राइज टू डीएनए मॉलिक्यूल। सो बेसिकली होता क्या, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दैट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट योर डीएनए। सो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मेरे यहाँ पे साथ में आएंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, एंड दे विल बी फॉर्मिंग माय डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड आपके सामने यहाँ पे है, याद रखते हैं सारे एक दूसरे के साथ लाइक अटैच होंगे एंड दे विल फॉर्म द डीएनए अल्टीमेटली। सो दैट इज माय मोनोमर। ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे अगर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं है देन आप पूछ लो। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक चीज आप यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर यहाँ तक कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई कंसर्न है, देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, सो या ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं शुगर मॉलिक्यूल के बारे में, सो यू नो कि यू हैव अ शुगर मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी ऑफ माय टू टाइप्स। अब जब मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए में आपको ये वाला शुगर मॉलिक्यूल आपको मिलता है। सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन द डीएनए। सो डीएनए के अंदर जो आपको शुगर मॉलिक्यूल आपको मिलता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, और जो आरएनए में जो आपको शुगर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज व्हाई दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। अब आपको याद ही रखना है कि जो डीएनए में शुगर मॉलिक्यूल है उसका जो सेकंड कार्बन होता है, सेकंड कार्बन पे आपको OH नहीं मिलेगा। तो सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको OH आपको नहीं मिल रहा। अब क्योंकि आपको सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे OH नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीऑक्सीराइबोस। इसलिए इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीऑक्सीराइबोस। याद रखना, डीएनए में जो शुगर यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे OH देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसलिए हम उसे स्पेसिफिक वहां पे नेम देते हैं, यू कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोस ओवर देयर। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आरएनए का अगर शुगर मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो ना, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे OH मिल रहा है। तो सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे आपको OH मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज ओनली कॉल्ड एज माय राइबोस शुगर। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ राइबोस शुगर। अब ये जो सेकंड कार्बन पे जो आप यहाँ पे OH है ना, इसके वजह से आरएनए थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है। याद रखना, आरएनए इज गोइंग टू बी जनरली रिएक्टिव कंपेयर टू माय डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्यों वो रिएक्टिव है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आरएनए रिएक्टिव आपका क्यों होता है, बिकॉज हैविंग द OH ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन एटम। एंड क्योंकि आपका आरएनए थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए ये आपका कभी एक स्टेबल कंपाउंड बनता नहीं है। और क्योंकि आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल आपका नहीं है, इसलिए नेचर ने इसे एज अ जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट नहीं किया। नेचर ने सिलेक्ट किया डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी स्टेबल ऑल द टाइम, और वो स्टेबिलिटी आपको मिलती है आपके डीएनए के अंदर, यू डोंट फाइंड देम इन द आरएनए। तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में याद रखना, ठीक है, दैट योर आरएनए is going to be slightly less stable compared to my DNA molecule. One of the reasons is going to, एक reason उसका यहाँ पे ये है that you have a second carbon will have a OH over there and that makes it slightly reactive. तो ये बात आपको यहाँ पे आ जाती है। बाकी सब तो यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा। बाकी you can have कि हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजन बेस लगेगा, फिफ्थ कार्बन पे आपका यहाँ पे लगेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। आरएनए के स्ट्रक्चर को एक बार फिर हम बाद में देखते हैं आराम से, पहले ये डीएनए वाली चीज को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद ही रखनी है कि समझो मेरे पास है यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड। सो लेट मी कम बैक ओवर हियर। समझो आई हैव अ न्यूक्लियोटाइड ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यू हैव दिस न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में याद रखना, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट दिस विल हैव अ नाइट्रोजन बेस यहाँ पे। द फिफ्थ कार्बन विल बी हैविंग योर फॉस्फेट ग्रुप, ये तो हम यहाँ पे जानते ही, आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, सॉरी यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको याद ही रखना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ पे खड़ा है, इट विल हैव द थर्ड कार्बन पे, दिस माय थर्ड कार्बन, यहाँ पे एक OH होगा। अब ये OH पता है क्या करता है, ये OH अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके पास से जा रहा हो से वो पकड़ लेगा। अब याद रखना, हमें एक पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर मतलब हमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे जोड़ना है।
हमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे आपका जोड़ना है, तो जोड़ा कैसे जाएगा? थर्ड कार्बन पे मेरा यहाँ पे OH होगा, थर्ड कार्बन पे यू विल हैव OH ओवर हियर. Just wait a minute. There's some kind of technical issue on my end. So you have a phosphate over here, and then on the third carbon you will have the OH. ठीक है. अब यहाँ पे होता क्या है कि समझो आसपास कोई एक और न्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पे खड़ा है. अज्यूम करते कि यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पे इसके पास में आके खड़ा होता है. अब जैसे ही आपका एक और न्यूक्लियोटाइड आके आपके यहाँ पे खड़ा हो रहा है ना पास में आके, सो व्हाट विल हैपन, ये जो थर्ड कार्बन का जो OH है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा. ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा फॉस्फेट के ऊपर. सो जो मेरा न्यूक्लियोटाइड है आपका यहाँ पे, दिस विल हैव द नाइट्रोजन बेस, इसके पास भी यहाँ पे होगा, और उसके साथ इसके पास एक और चीज आपको मिलेगी यहाँ पे ऑन द फिफ्थ कार्बन, दैट्स माय फॉस्फेट ग्रुप. दिस विल आल्सो हैव द फॉस्फेट ग्रुप. तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे होगा, इसके ऊपर ये OH अपना अटैक करेगा, और जैसे ये OH इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको मिलेगा. सो सडनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल फाइंड कि थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे जो आपका फॉस्फेट था उसके बीच में आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाता है. सो थर्ड कार्बन पे जो आपका यहाँ पे OH था उसने क्या किया, फिफ्थ कार्बन पे जो आपका यहाँ पे फॉस्फेट था उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, एंड दैट इज नथिंग बट माय अगेन ईस्टर बॉन्ड. यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपका ईस्टर बॉन्ड हो रहा है. लेकिन आप ये चीज को आप यहाँ पे समझो कि थर्ड कार्बन के OH ने जब फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट ने जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए. बोथ ऑफ देम हैव गॉट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर. अब अगर आपको एक और फॉस्फेट को अगर आपको यहाँ पे जोड़ना हो, अगर मैं बोलूं लेट्स से अगर मुझे एक और न्यूक्लियोटाइड को मुझे यहाँ पे जोड़ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा OH जो यहाँ पे वो अपना काम करेगा. सेम चीज यहाँ पे जो OH होता है वो अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? इट इज गोइंग टू अटैक ऑन टू द अनदर न्यूक्लियोटाइड, और उसका जो फॉस्फेट होता है उसके ऊपर वो यहाँ पे अटैक करेगा. और जैसे ही वो उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करता है तो याद रखना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन मोर बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन मोर बॉन्ड व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर. तो इस तरीके से आपका ये पॉलीमर आपका बनने लगता है. दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि आपका पॉलीमर आपका यहाँ पे बनने लगेगा. तो फॉस्फेट के साथ आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो, आपका फॉस्फेट के साथ आपने उसके ऊपर अटैक किया, तो आपका यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? तो याद रखना, बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्मिंग बिटवीन द थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में. सो थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. दिस ओवरऑल बॉन्ड इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और इस तरीके से आप पॉलीमर का लेंथ बढ़ाते हो, इस तरीके से आप डीएनए का लेंथ आप अपना यहाँ पे बढ़ाते जाओगे. अब आप कभी यहाँ पे नोटिस करना, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेट मी शो यू ओवर हियर. अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे आपका जो डीएनए का लेंथ है इस तरीके से आप अपना बढ़ा सकते हो. सो नाउ यू कैन सी, यू कैन हैव योर फॉस्फेट आयन, राइट? यू कैन हैव योर थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के आप यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आप यहाँ पे हो रहा है. यू कैन सी दिस बॉन्ड फॉर्मेशन हैपनिंग ओवर हियर, और ये जो बॉन्ड आपके यहाँ पे बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड आपको मिलेगा बनते हुए, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब आप यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आपका ऐसे पॉलीमर हम लेंथ बढ़ाएंगे उसका, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पॉलीमर, आपका जो सबसे पहला जो शुगर मॉलिक्यूल होगा, आपका जो सबसे पहला शुगर मॉलिक्यूल जो आपके सामने यहाँ पे होगा, दैट विल हैव अ 5' फ्री एंड. इसका जो सबसे पहला जो शुगर मॉलिक्यूल आपका है यहाँ पे, उसका जो फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट होगा तो आपका फ्री होगा. सो इसका जो फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो तो हमेशा फ्री रहेगा. और जो आपका आखिरी शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, उसका जो थर्ड कार्बन पे जो आपका OH है वो आपका हमेशा यहाँ पे फ्री रहेगा. तो हमेशा जब भी आप डीएनए मॉलिक्यूल आप बनाओगे ना, जब भी आप डीएनए मॉलिक्यूल आप बनाते हो समझो लैब के अंदर, तो आपका फिफ्थ कार्बन आपका यहाँ पे फ्री रहेगा एक पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट पे आपका जो थर्ड OH ग्रुप होगा आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे फ्री रहेगा. सो फिफ्थ कार्बन यहाँ पे फ्री रहता है आपका यहाँ पे, और थर्ड OH आपका ग्रुप यहाँ पे फ्री रहेगा. एंड दैट इज व्हाई वी से हमेशा डीएनए के अंदर यू विल हैव अ पोलैरिटी. और वो क्या होती है, यू हैव अ 5' एंड यू हैव अ 3'. सो हमेशा हम क्या बोलते हैं डीएनए के अंदर, यू हैव अ पोलैरिटी ऑफ 5' एंड 3'. तो अगर आपसे कोई बोले कि 5' पे क्या होता है, तो 5' के ऊपर मेरा फॉस्फेट वहां पे फ्री है, और 3' के ऊपर मेरा यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका OH ग्रुप मेरा यहाँ पे फ्री है. तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो दैट इज कॉल्ड एज माय 5' एंड 3'. तो आप कभी डीएनए देखोगे तो डीएनए में मेंशन किया होगा
you will have a 5 dash and you have a 3 dash. ठीक है, so 3 dash means थर्ड कार्बन पे मेरा OH यहाँ पे फ्री है, राइट, और 5 dash means फिफ्थ कार्बन पे जो मेरे यहाँ पे फॉस्फेट है मेरे यहाँ पे फ्री है, किसके साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कर रहा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, कैन वेरी क्लियरली सी द फॉर्मेशन ऑफ माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में। सो थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे जो होगा, दैट्स योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं। What are your nitrogen bases over here? So you will find this 5 of them are my nitrogen bases. You have adenine, you have guanine, cytosine, uracil and thymine. ये है मेरे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपके ये जो नाइट्रोजन बेसिस आपके सामने है, आरएनए के अंदर आपको थायमिन नहीं मिलेगा। सो अगर मैं आपके सामने आरएनए मॉलिक्यूल निकाल के रखता हूँ, अगर मैं आपके सामने आरएनए रखता हूँ, देन आरएनए के अंदर you will find thymine is not there. So thymine is replaced by uracil. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, थायमिन को हम यहाँ पे रिप्लेस करते बाय और यूरासिल। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि थायमिन जो आपको यहाँ पे मिलेगा आरएनए के अंदर, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दैट विल बी रिप्लेस बाय माय यूरासिल। ठीक है, तो आरएनए के अंदर आपको थायमिन नहीं मिलता, आपको मिलता है यूरासिल, और यूरासिल आपको सिर्फ आरएनए के अंदर ही मिलेगा, डीएनए में आपको ये देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगा। सो ये एक चीज आप सबको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर यूरासिल मुझे दिख रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे, देन समझ जाना दैट मॉलिक्यूल इज माय डीएनए, सॉरी आरएनए, दैट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज गोइंग टू बी आरएनए ओवर देयर, राइट। सो यू विल हैव एडेनाइन, गुआनाइन, यू हैव साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ये है मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस। उसमें से याद रखना, यूरासिल इज समथिंग स्पेसिफिकली आपको मिलता है सिर्फ आपके आरएनए के अंदर। ये बात आपको यहाँ पे मालूम रखनी है। स्ट्रक्चर आपके काम का नहीं है, स्ट्रक्चर काम का इसलिए नहीं है बिकॉज यू वोंट फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर बेसिकली, राइट। यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ थिंग बट नॉट स्ट्रक्चर, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू शुड नो व्हाट आर माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मेरे यहाँ पे क्या होते हैं, एंड ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपका किसके बीच में हो रहा है, एंड दैट इज माय डीएनए मॉलिक्यूल। अब आप ये चीज आप जानते हो कि आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, दैट्स माय डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा यहाँ पे मेरा रहेगा हमेशा एज अ डबल स्ट्रैंडेड। सो यू विल हैव अ 5 डैश या 3 डैश। अगर मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट, सो दूसरा स्ट्रैंड मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो दूसरा स्ट्रैंड मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ये स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे होगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो इट विल बी फ्रॉम माय 3 डैश टू 5 डैश। अब आप हमेशा याद रखना कि डीएनए का जो बैकबोन होता है, दैट इज मेड ऑफ माय शुगर एंड फॉस्फेट। आप यहाँ पे देख सकते हो डीएनए का जो बैकबोन आपका है, दैट इज मेड ऑफ माय शुगर एंड फॉस्फेट से बना हुआ मेरा बैकबोन है। बीच में क्या होता है, बीच में यू हैव अ नाइट्रोजन बेसिस। इन द सेंटर यू विल हैव अ नाइट्रोजन बेसिस। अब यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है। रूल आपका ये है कि आपका जो एडेनाइन होगा, आपका जो एडेनाइन होगा, ये हमेशा बेस पेयर बनाएगा थायमिन के साथ। दिस विल ऑलवेज फॉर्म द बेस पेयरिंग विद द थायमिन। और आपका जो ग्वानिन होगा, आपका जो ग्वानिन होगा, ग्वानिन विल ऑलवेज हैव अ बेस पेयरिंग विद योर साइटोसिन। इसकी बेस पेयरिंग हमेशा आपको मिलेगी होते हुए आपके साइटोसिन के साथ। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द डीएनए ऑल द टाइम। एडेनाइन विल बेस पेयर विद द थायमिन एंड ग्वानिन विल बेस पेयर विद द साइटोसिन। तो अब आप सोचो यहाँ पे कि अगर मैं आपको एक स्ट्रैंड दे दूं डीएनए का, अगर मैं आपको डीएनए का एक भी अगर स्ट्रैंड दे दूंगा ना, आप दूसरा स्ट्रैंड अपने आप बना पाओगे। अगर मैं आपके साथ में अगर डीएनए का एक डायनासोर का डीएनए निकाल कर आपके हाथ में रखता हूं ना, एक स्ट्रैंड, तो आपका दूसरा स्ट्रैंड अपने आप बन जाता है। कैसे बन जाता है? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूं कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आपका यहाँ पे ग्वानिन एज अ नाइट्रोजन बेस, तो उसके सामने क्या आएगा, बताओ मुझे? साइटोसिन। उसके सामने मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल उसके सामने मेरे यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन एज अ नाइट्रोजन बेस ओवर देयर। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, इफ यू जस्ट मेक वन स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए, आप दूसरा स्ट्रैंड आप यहाँ पे बना सकते हो। सो लेट्स से यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे आता है एडेनिन, then you say if you have a guanine again over here, if you again you have over here cytosine, so that's all you need to have। आपको बस एक एंड पे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे, बाकी इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पे तो आप अपने एंड से बना सकते हो। so if you have adenine then you know that उसके सामने हमेशा आपका यहाँ पे आएगा थायमिन, सामने हमेशा थायमिन आएगा।
ग्वानिन के सामने हमेशा आपका यहाँ पे आएगा अगेन यू विल हैव अ साइटोसिन, साइटोसिन। बिल्कुल सही, आपके यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आपका साइटोसिन है तो उसके सामने हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमारे यहाँ पे ग्वानिन को, राइट। एंड सिमिलरली इफ यू हैव एडेनाइन ओवर हियर देन इसके सामने मेरा थायमिन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि एडेनाइन और थायमिन के बीच में आपके लगते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में आपके यहाँ पे लग रहे हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हर जगह वही लग रहे होते हैं आपके, बट हाइड्रोजन बॉन्ड आपके जो होते हैं वो आपके यहाँ पे होते हैं सिर्फ 2। सो यू हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर हियर, राइट। सो हियर यू हैव ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन आप यहाँ पे 3 है। सो ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी 3 इन नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसको तोड़ना ज्यादा आसान है तो आपका आंसर क्या होगा? एडेनिन एंड थायमिन, राइट, बिल्कुल सही। एडेनिन एंड थायमिन को यहाँ पे ब्रेक करना ज्यादा आसान मेरे लिए यहाँ पे हो जाता है, उसको मैं काफी आसानी से यहाँ पे तोड़ सकता हूँ। ये बात याद रखना, ये आप आगे समझोगे इसका रिलेशन क्या होता है। याद रखना एडेनिन एंड थायमिन को ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा बिकॉज यू हैव ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर देयर। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी ओवर यू हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपको फ्यूचर में काफी काम आएगी, ठीक है। सो इन द सेंटर यू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको सिखाया, जो मैंने आपको मेंशन किया वहां पे, यू हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल, राइट, एंड इट इज आल्सो टू बी pi dash to 3 dash। अगर आपका ये जा रहा है यहाँ पे तो दूसरा अपोजिट स्टैंड आपका वहां पे होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एंटी पैरेलल। तो ये मेरा होगा यहाँ पे 3 dash to pi dash, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर। अब इसमें आप एक और चीज मुझे बता सकते हो, और ये कई बार सवाल पूछा जाता है, कई बार ये सवाल आता भी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके डीएनए के अंदर है एडेनाइन और उसका अमाउंट है आपके डीएनए के अंदर अराउंड 30%, तो आपका थायमिन का अमाउंट कितना रहेगा वहां पे? 70%। नहीं 70%। नहीं, याद रखना, याद रखना 30%। जितना एडेनाइन होगा उतना ही थायमिन होगा। सिंपल सी बात है ना, जितने एडेनाइन होंगे वहां पे उतने ही थायमिन आपके वहां पे होंगे। सो थायमिन विल ऑलवेज इक्वल टू एडेनाइन, मेक सेंस, राइट। उसी तरीके से जितने साइटोसिन होंगे आपके वहां पे उतनी ही आपके ग्वानिन होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे हो रही है ना। तो याद रखना अगर एडेनाइन अगर आपका वहां पे 30% है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि हाँ सर मेरा थायमिन मेरा वहां पे 30% ही मेरा वहां पे होगा, राइट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो इफ आई टेल यू दैट एडेनाइन मेरा है 30%, देन आंखें बंद करके आप बोल देना वहां पे दैट माय थायमिन ओवर देयर इज आल्सो गोइंग टू बी 30%, राइट। अब आप सोचो डीएनए अगर मैं कहता हूं कि 100% है, 30% एडेनाइन हो गया, 30% हो गया थायमिन, तो यहाँ पे मेरा 60% तो इसने ले लिया, 60% तो इन दोनों ही मेरा यहाँ पे ले लिया, बचा कितना? 40%। अब जो 40% मेरा वहां पे बच गया तो आप वैसी मैथ्स लगा के यहाँ पे कह सकते हो कि आई विल फाइंड कि साइटोसिन जो मेरा होगा दैट हैज टू बी 20% और बाकी का 20% मेरा यहाँ पे होगा, मेरे यहाँ पे ग्वानिन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। सो जितना एडेनाइन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन विल बी इक्वल टू माय ग्वानिन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टोटल 40%, तो मेरा 100% डीएनए मेरे यहाँ पे बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। सो पहले तो आपको याद रखना है दैट इज हाउ द पॉलीमर इज फॉर्म। इस तरीके से आपका डीएनए बनाया जाता है और इस तरीके से आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। सो पहले ये बताओ क्या इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर कोई चीज क्लियर नहीं है बता दो। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज अनक्लियर टू यू या लग रहा है कि रिपीट होना चाहिए वापस से, देन बता दो। सो दैट इज हाउ अ सिंगल मोनोमर विल कंबाइन एंड फॉर्म द कंप्लीट पॉलीमर ओवर देयर। एंड जो लिंकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि दो मेरे न्यूक्लियोटाइड कैसे यहाँ पे ज्वाइन कर पा रहे हैं, कौन से दो ग्रुप से ज्वाइन कर पा रहे हैं, देन आपका आंसर होगा pi कार्बन टू थर्ड कार्बन के बीच में आपका यहाँ पे लिंकेज बन रहा है। एंड 5 डैश टू 3 डैश के बीच में आपका यहाँ पे जो लिंकेज बन रहा है दैट इज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सो अगेन यू कैन सी द पिक्चर। ये सेम पिक्चर आपके सामने बार बार वो पिक्चर वापस रखी जा रही है ताकि यू कैन इम्प्रिंट ऑल दोस थिंग्स इन योर हेड कि आपका बॉन्ड भी अगर आप यहाँ पे देखोगे देन यू हैव 2 बॉन्ड्स बिटवीन द एडेनाइन एंड थायमिन के बीच में एंड यू हैव गॉन इन और साइटोसिन यू हैव 3 बॉन्ड्स ओवर हियर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे याद रखना, हम आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए आपका होता है सिंगल स्टैंडर्ड। अभी मैं बात करूंगा यूकैरियोट्स के बीच में, राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करता हूँ या इवन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ, सो याद रखना आरएनए जो होता है ना आपका आरएनए मॉलिक्यूल,
इसके अंदर भी आपको मिलेगा वही चीज, दिस विल ऑल्सो हैव अ 5' एंड 3', इसमें भी आपको 5' 3' मिलेगा, लेकिन याद रखना आरएनए इज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी नहीं मिलता? द आंसर इज नो। क्या हमें कभी भी नहीं मिलता? द आंसर इज वायरस में मिल सकता है, वायरस के अंदर यू कैन हैव अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट जनरली वायरस को अगर मैं साइड में रख देता हूँ बिकॉज वो वैसे भी ऐसे स्टेट में रहते हैं लिविंग नॉन लिविंग वाले। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आरएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड। So if I talk about the prokaryotes and the eukaryotes, RNA हमेशा रखना, it is always going to be single stranded. So चाहे मैं बात करूँ prokaryotes के बारे में या फिर मैं बात करूँ मेरे यहाँ पे eukaryotes के बारे में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या आरएनए के अंदर मुझे थायमिन मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, sir. नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, No, sir. कभी नहीं मिलेगा। इसमें मुझे मिलेगा थायमिन, मेरे यहाँ पे यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। तो एक और बात याद रखना, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे आरएनए के अंदर है मेरे एडेनाइन जो है मेरे यहाँ पे, एडेनाइन जो मेरे यहाँ पे आरएनए के अंदर है उनका अमाउंट है अराउंड 20%, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि यूरासिल का अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? 20%. नहीं बता पाओगे, सुनो मेरी बात, नहीं बताओगे, वो तो आपका डोज स्टैंड होते तब आप बता पाते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, दैट इन आरएनए यू कैन नॉट टेल। अगर आरएनए में मैं कह रहा हूँ ना कि 20% मेरा एडेनाइन है, तो क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थोड़ी होता है, उसका थोड़ी एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपके सामने होता है, सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट टेल कि इसमें यूरेसिल कितना होगा या ग्वानिन कितना होगा, आप कभी नहीं बता सकते, राइट। सो दैट विल नेवर कम एज अ क्वेश्चन, बहुत पहले आ चुका है ऐसा एक बार क्वेश्चन, बट आपको अब नहीं आएगा। ओके, नाउ सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट्स योर डीएनए स्ट्रैंड अगेन, राइट। अब डीएनए स्ट्रैंड में याद रखना कि इसका जो सिंगल टर्न होता है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, डीएनए स्ट्रैंड के अंदर आपका जो सिंगल टर्न यहाँ पे होता है ना, उसे हम कहते हैं हेलिक्स। सो सिंगल टर्न जो आपका यहाँ पे होता है, अ सिंगल टर्न इज आल्सो कॉल्ड एज योर हेलिक्स, अ सिंगल हेलिक्स। और ये जो सिंगल हेलिक्स आपका जो होता है या सिंगल टर्न जिसे मैं बोलूंगा यहाँ पे, उसका लेंथ होता है। सो सिंगल टर्न, सिंगल हेलिक्स का जो यहाँ पे लेंथ होगा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर उसका यहाँ पे रहता है आपका यहाँ पे लेंथ। सो एक सिंगल टर्न का जो लेंथ होता है वो आपका यहाँ पे रहता है 3.4 नैनोमीटर। तो अगर एक सिंगल टर्न में अगर आप यहाँ बना के दूं, दैट सिंगल टर्न विल हैव अ लेंथ ऑफ अराउंड 3.4 नैनोमीटर। अब एक सिंगल हेलिक्स के अंदर आपको कितने बेस पेयर देखने के लिए मिलते हैं? तो याद रखना, एक सिंगल हेलिक्स के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अराउंड 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे सिंगल हेलिक्स के अंदर। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। बेस पेयर जब मैं बोल रहा हूँ, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मतलब ये एक बेस पेयर हो गया, साइटोसिन ग्वानिन एक बेस पेयर हो गया, देन ग्वानिन साइटोसिन एक और बेस पेयर मेरे यहाँ पे हो गया, राइट। ऐसे करके आपको 10 बेस पेयर आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए एक सिंगल हेलिक्स के अंदर। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि दो बेस पेयर के बीच में आपको एक डिस्टेंस मिलेगा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो दो बेस पेयर के बीच में आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, सो यू कैन फाइंड सम डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। और जो डिस्टेंस आपको इनको यहाँ पे आपको मिलेगा दो बेस पेयर के बीच में, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ, इसका जो लेंथ होता है 0.34 नैनोमीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज गोइंग टू बी अराउंड 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। दैट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, दैट इज गोइंग टू बी अ distance between two base pair, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं याद रखना फिलहाल के लिए। सो यू हैव अ 0.34 नैनोमीटर बिटवीन द टू बेस पेयर। देन वी हैव सिंगल टर्न के अंदर, सिंगल हेलिक्स के अंदर अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका 3.4 नैनोमीटर इसका लेंथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और एक सिंगल टर्न के अंदर यू विल हैव अराउंड 10 बेस पेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप डीएनए को ऑब्जर्व करते हो ना, सो इसके अंदर आपको दो चीज मिलती है। यू विल हैव एक बड़ा सा एरिया आपको मिलेगा यहाँ पे, यू हैव अ मच मोर लार्जर एरिया ओवर हियर, राइट। दिस मच बिगर स्पेस, ये जो आपको स्पेस जो आपको मिल रहा है, दिस एरिया, दिस स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेजर ग्रूव। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेजर ग्रूव।
और जहां पे आपको एक स्मॉल स्पेस आपको यहाँ पे मिल गई, यू हैव अ वेरी स्मॉल स्पेस ओवर हियर, दिस एरिया हियर इज कॉल्ड एज माय माइनर ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज योर माइनर ग्रुप. मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो आप आगे समझ पाओगे, अभी नहीं समझोगे उसे. लेकिन याद रखना यू हैव अ मेजर ग्रुप है ना माइनर ग्रुप. ठीक है. दीज आर द सम ऑफ द लेबलिंग्स यू कैन हैव इन द डीएनए. सो डीएनए के अंदर आपको ये लेबलिंग्स आपको मिल सकती है. Okay, so you can see over here, you can have a picture of a major group, you can have a picture of a minor group आपको मिलेगा यहाँ पे. बाकी तो सब आपका सेंटर में आपका है वो सब, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप क्लियर है आपकी. सिंगल हेलिक्स विल हैव अ लेंथ ऑफ 3.4 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर. ये एक जनरल स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. राइट. हाँ, अब यहाँ पे एक कहानी इन्होंने बता के रखी हुई है, ये कहानी आप याद रखना. हम लोग ने पिछले चैप्टर में बात किया था दैट यू हैव योर जीन्स ये कर रहे हैं, जीन्स वो कर रहे हैं. जीन्स आपके कंट्रोल करते हैं आपके हाइट को, आपके हेयर कलर को, आपके आईज के रेटिना के कलर को. जीन्स कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के शेप को. राइट. अब ये जीन्स बेसिकली बनाते क्या है, ये जीन्स आर देयर ऑन डीएनए, ये बनाते क्या है. तो हमेशा याद रखना आपका जो डीएनए होता है, डीएनए में से आपका बनेगा हमेशा आरएनए. सो डीएनए में से आप बनाते हो आरएनए, और वो जो आरएनए आप बनाते हो डीएनए में से उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मैसेंजर आरएनए. ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे आप याद रख लो अभी के लिए, क्योंकि आप इसे बाद में डिटेल में समझोगे. सो डीएनए में से आप बनाते हो मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए को यूज करके मैं बनाता हूं अपना प्रोटीन. उस मैसेंजर आरएनए को यूज करके बनाता हूं मेरा यहाँ पे प्रोटीन. तो एक चीज आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपकी जो आई का कलर हो गया, या आपके स्किन का कलर हो गया, या हेयर का कलर हो गया, या आपकी हाइट हो गई, या आपके इवन योर स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन्स, एवरीथिंग. राइट. ये सब कंट्रोल करता है आपका डीएनए, या मैं कहूंगा स्पेसिफिकली आपके जीन्स कंट्रोल करते हैं. राइट. तो बनाते क्या है, वो एक्चुअली में आपका प्रोटीन बनाते हैं. ऑल योर जीन्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू मेक द प्रोटीन. ये बात फिलहाल के लिए आप दिमाग में बिठा लो कि आपका डीएनए में से आपका एमआरएनए बनता है, और उससे एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है. तो अभी आपके मुंह में जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर आपने सुना होगा बचपन में, यू हैव अ अमाइलेज एंजाइम. अमाइलेज नाम का एंजाइम आपके सलाइवा के अंदर होता है. तो अमाइलेज एंजाइम क्या है, इट्स अ प्रोटीन. और वो प्रोटीन कैसे बनाया जा रहा है, वो प्रोटीन बनाया जा रहा है इस प्रोसेस से. डीएनए में से आपका बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से आपका बनता है यहाँ पे आपका प्रोटीन. सिंपल. उसी तरीके से आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा, यू हैव हार्मोन लाइक योर ऑक्सीटोसिन आपका आ रहा है, ऑक्सीटोसिन आपका आ रहा है, प्रोलैक्टिन आपका आ रहा है एज अ हार्मोन. तो ये हार्मोन है प्रोटीन. ठीक है. दिस हार्मोन आर प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन आर माय प्रोटीन. ये हार्मोन कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं. फ्रॉम डीएनए यू मेक द एमआरएनए, एंड फ्रॉम दैट एमआरएनए यू मेक द प्रोटीन. ठीक है. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जब आपका डीएनए में से आप एमआरएनए यहाँ पे बनाते हो, इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शन. इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन. दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. और जब आप एमआरएनए में से जब आप प्रोटीन बनाते हो, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन. दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन. अब एक और चीज दिमाग में रख लो कि जब आपका डीएनए में से जब आपका एमआरएनए बनता है ना, जब आपका डीएनए में से आपका एमआरएनए यहाँ पे आपका बनता है, तो ये इवेंट आपका हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर. ये इवेंट आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर. लेकिन जब आपका ट्रांसलेशन हो रहा होता है ना, एमआरएनए से जब आप बना रहे हो तो आपका यहाँ पे प्रोटीन, ये इवेंट आपका यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म के अंदर. दिस इवेंट विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. इतनी बात फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रख लो. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर राइट नाउ. राइट. ये इवेंट होता कैसे होता आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे. बस इतनी बात फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रख लेना. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. इसको लेके कोई सवाल हो तो पूछ लो. अगर इसको लेके कोई सवाल है कि सर ये क्या हो रहा है, या इफ देयर इज समथिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. अगर इसको लेके कोई सवाल आ रहा हो तो टेक योर 15 सेकंड्स. 15 ज्यादा हो गए. टेक योर 10 सेकंड्स एंड थिंक अगर कोई सवाल आ रहा हो इसको लेके. राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी. इसलिए कहा जाता है अगर तुम किसी जेनेटिक इंजीनियर से बात करोगे ना, या किसी भी बायो के लाइफ साइंस अगर बच्चे से बात करोगे, देन यू रियलाइज दे विल एक्चुअली टेल दैट प्रोटीन इज लाइफ. प्रोटीन इज एक्चुअली लाइफ. एवरीथिंग इज प्रोटीन. हर कोई प्रोटीन है. वो नहीं कहते हैं बचपन में हमारे नहीं आता वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ. हाँ ठीक है, वाटर इज लाइफ ठीक है, बट व्हेन यू स्टडी जेनेटिक्स एंड देन ऑल दोस थिंग्स यू रियलाइज एक्चुअली प्रोटीन इज लाइफ. हाँ बेटा बताओ क्या सवाल है आपका. सर ये न्यूक्लियस डीएनए में होता है. हाँ, डीएनए में, ये न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होगा. राइट.
हमेशा याद रखना, अगर हम बात करते हैं, हमारी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करते हो, देन यू विल ऑलवेज हैव अ डीएनए वेयर इन द न्यूक्लियस ऑल द टाइम। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस का प्रिविलेज नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता, सो वहां पे एवरीथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म, राइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे अंदर इट इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और एक चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये इतनी कहानी याद रखना। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देख लेते हैं वापस सेम स्ट्रक्चर। बार बार पिक्चर ये सामने इसलिए आ रही जस्ट सो दैट यू रिमेंबर ऑल द टाइम द लिंकेज इज बिटवीन द 5th and 3rd कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे लिंकेज आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग यू हैव टू नो, आपके 5th कार्बन पे आपका लगता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज माय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जो मेरा 1st कार्बन पे जो मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लग रहा है, ये बॉन्ड का नाम क्या था, मैं भूल गया, क्या नाम था ये बॉन्ड का? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट इज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑलवेज। ये बॉन्ड आपने यहाँ पे ऐड रखना है। चलिए नाउ थोड़ी कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दैट डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया था, याद रखना। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 के अंदर सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, ओके। उसके बाद 1953 में, लगभग ऑलमोस्ट 100 साल बाद, 1953 के अंदर व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, इन्होंने क्या किया वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इसके पहले किसी और ने कुछ क्या किया था। मॉरिस विल्कन्स एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये है वो 2 पर्सन, मॉरिस विल्कन्स एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये लोग कर रहे थे एक्सरे डिफ्रैक्शन, दे वर डूइंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन, दे वर कैरिंग आउट अ प्रोसेस। ये एक बायोटेक एक टेक्निक होती है, राइट, जो आप लैब में करते हो, इसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। और एक्सरे डिफ्रैक्शन जब ये लोग कर रहे थे ना डीएनए का, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मिल रहा था उसका वो एक्सरे डिफ्रैक्शन वहां पे वो लोग कर रहे थे। अब जब वो टेक्निक कर रहे थे तो उसके रिजल्ट था ये, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब जब उन्हें ये रिजल्ट मिला तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर जो उनके सामने आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने कुछ देखा, ये न्यूक्लियस के अंदर जो रिजल्ट था उसका ये पिक्चर है। तो जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि इन्होंने कुछ प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट निकला, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो रिजल्ट उनके सामने आ रहा था ना, इस रिजल्ट को स्टडी किया वॉटसन एंड क्रिक ने। सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इस जो टेक्निक जो उन्होंने रिजल्ट मिल रहे थे उनको उन्होंने वहां पे स्टडी किया। सो बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्कन्स एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, they propose a simple and famous double helical model of the structure of a DNA. तो बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, इस शीट को उन्होंने यहाँ पे देखा और उन्होंने बोला कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और डीएनए का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा वो होगा आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये बात सामने रखी थी वॉटसन एंड क्रिक ने, राइट। याद रखना, मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन तो सिर्फ वो डीएनए फ्रैक्शन कर रहे थे, एक्सरे फ्रैक्शन वहां पे कर रहे थे, राइट, और कुछ उन्होंने वहां पे नहीं किया। जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखा, उन्होंने बोला कि अरे ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो रखा था वॉटसन, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और याद रखना ये उन्होंने तभी कर पाए थे बिकॉज उन्होंने डेटा यूज किया था मॉरिस विल्कन्स का और रोजलिंड फ्रैंकलिन का। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। बाद में इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था, समथिंग व्हिच हैपेंड लेटर ऑन, बट ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। देन यू हैव अर्गिन चारगाफ। अर्गिन चारगाफ ने यहाँ पे क्या बोला, that the amount of adenine and thymine will be always equal and amount of guanine and cytosine is going to be equal. जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज इन्होंने यहाँ पे बोली। Stated that in the double stranded DNA the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal. तो यही चीज जो हमने पढ़ी थी पहले वही चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। So this is something you have to know. And then you have something known as your, तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली, this is something we have seen. अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स। देयर वाज अ साइलेंट फीचर जो आप एक बार अपने एंड से भी घर पे जाके एक बार आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, दैट बैकबोन किससे बना हुआ है आपका यहाँ पे, शुगर एंड फॉस्फेट से, ठीक है। आपकी जो 2 चेन्स आपकी होती है, दे आर गोइंग टू रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, समथिंग वी नो दैट। एक अगर मेरा यहाँ पे स्टैंड होगा 3' to 5', दूसरा स्टैंड उसके सामने जो होगा मेरा वो अपोजिट होगा, ये भी हम यहाँ पे जानते हैं, राइट। सो इफ वन चेन हैज अ पोलैरिटी ऑफ 5' to 3', अदर विल हैव अ 3' to 5', ओके। द बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आपको बीच में जो आपको बेसिस आपको यहाँ पे मिल जाए उनकी पेयरिंग यहाँ पे आपकी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। समथिंग इज क्लियर।
एंड यू हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द थायमिन एंड एडेनाइन के बीच में, एंड गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में यू विल हैव अ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। ओके, यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा था वो मेंशन किया हुआ है। एक सिंगल हेलिक्स जो आपका होता है, एक सिंगल टर्न के अंदर जो लेंथ आपका होगा दैट इज योर 3.4 नैनोमीटर, और एक सिंगल हेलिक्स के अंदर यू विल हैव 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं एक सिंगल टर्न के अंदर, और 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आपका यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दैट्स माय 0.34 नैनोमीटर। तो ये इनसाइड की लाइन से जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके सामने यहाँ पे रखी गई है, राइट। अब ये बात याद रखना कि फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला था। जो हमने आगे देखा that DNA will make the RNA and then it will make the protein out of it, ये बात आपके सामने रखी थी फ्रांसिस क्रिक ने। तो फ्रांसिस क्रिक says that he proposed the story of central dogma। इन्होंने बताई कहानी of a central dogma, that means that your genetic information कैसे फ्लो करती है, ये फ्लो करती है डीएनए में से आपका बनता है आरएनए, और फिर उस आरएनए में से आपका बनता है यहाँ पे आपका प्रोटीन। तो याद रखना ये जो कहानी हमने यहाँ पे देखी थी ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन वाली, वो आपको बताई गई थी बाय माय फ्रांसिस क्रिक। ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज दे कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ये आपके सामने एज अ पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फ्रांसिस के ये साइंटिस्ट के नाम आप थोड़ा यहाँ पे याद रखना, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन देम। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग आप यहाँ पे कैसे करते हो। तो सबसे पहले बात आप यहाँ पे याद रखना कि the distance between the 2 consecutive base pair is your 0.34 nanometer। इसको आप इवन लिख सकते हो एज अ 0.34 into 10⁻⁹ मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके डीएनए के अंदर, आपको जो पूरा डीएनए है ना, उसके अंदर आपके कितने नाइट्रोजन बेस आपको मिलते हैं। सो याद रखना आपके डीएनए के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। इतने आपको बेस पेयर आपके डीएनए के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। काफी ज्यादा है, कैलकुलेट करने मत बैठना, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। यू वोंट इवन बी एबल टू कैलकुलेट दिस नंबर, बट या सो दिस इज द अमाउंट ऑफ बेस पेयर यू हैव इन द डीएनए। अब हमने क्या किया, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर के साथ। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद योर 0.34 into 10⁻⁹ मीटर, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रफ नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2.2 मीटर। हाँ जी, रफ नंबर जो आपको यहाँ पे मिलता है दैट नंबर इज गोइंग टू बी योर 2.2 मीटर। ये जो 2.2 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द लेंथ ऑफ योर डीएनए। दिस इज द लेंथ ऑफ डीएनए। आप में से कितने लोग हैं जिनकी हाइट है 2 मीटर? है कोई आप में से जिसकी हाइट 2 मीटर है? कोई भी नहीं है 2 मीटर, 2 मीटर भी नहीं है हाइट। अच्छा कोई बताओ कि 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। नहीं बाबा नहीं। अच्छा अगर मैं फीट में पूछूं आपसे तो 1 मीटर कितना फीट होता है? चलो मैं बता दूं, याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट। तो आप आइडिया लगा लो कि अगर मैं कह रहा हूँ 2.2 मीटर तो आपका यहाँ पे अराउंड हो जाता है ये लेंथ अराउंड 6.6 फीट जितना। इतना हाइट हम में से किसका भी नहीं है, आई होप, राइट। 6.6 काफी कम देखने को मिलता है। कोई एथलीट भी मुझे याद नहीं आ रहा जिसका 6.6 फीट होता होगा। बास्केटबॉल प्लेयर का हो सकता है, but I don't remember any other athlete. So yeah, this is the length of the DNA. Imagine this is the length of a DNA. इतना लंबा DNA है आपका, right? Now this DNA is something you find in the nucleus. इतना बड़ा सा DNA आपका आपने रखा कहाँ पे? It is kept inside a small nucleus. Now that is quite interesting. यहाँ पे चीज आपको समझनी है कि आप इतने बड़े DNA को आप न्यूक्लियस में रख कैसे पा रहे हो। तो ये चीज को आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि you have a very lengthy DNA which is like a बहुत बड़ा रस्सी जैसा आपका DNA है, और इस डीएनए को हमने रखा है न्यूक्लियस के अंदर। अब इसको आप न्यूक्लियस में इसलिए रख पाते हो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, एंड दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज माय हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अब हम यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं ऑफ योर हिस्टोन प्रोटीन्स की। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपके डीएनए की पैकिंग में आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं। आप ये बात को समझो, आई थिंक आप में से काफी लोग दिल्ली से, और दिल्ली में 15 अगस्त को हम लोग पतंग उड़ाते हैं। आई होप
आप सब भी उड़ाते हो। Yes, Yes, sir. sir. सो जब आप 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हो एंड समझो कि तुम्हें कोई कट के पतंग आती है, देन यू आल्सो हैप्पी दैट यू हैव सो मच धागा अलोंग विद द पतंग, राइट? अब जब तुम्हें Yes. टेरेस पे गए, तुम सुबह उठ के टेरेस पे गए, तुमने देखा कि एक पतंग कट के पड़ी हुई है और यू हैव गुड अमाउंट ऑफ धागा ओवर देयर, तो तुम ऐसा तो नहीं करते ना कि धागा तोड़ के टेरेस से नीचे डाल दिया और तुमने अपनी पतंग रख ली। यू विल कलेक्ट द धागा, राइट? अब तुम धागा तुम कैसे कलेक्ट करते हो? यू हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू, तुम एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेते हो या कुछ लकड़ी लेते हो, जनरली हम लोग पीस ऑफ पेपर ही लेते हैं, उसका एक छोटा सा बॉल बनाते हैं and then we start wrapping that dhaga on that particular ball. That's what you do, that's what I also do, right? तो हम लोग क्या करेंगे, उस धागे को लेंगे, उसको हम रैप करेंगे हमारे पीस ऑफ पेपर के ऊपर। तो अब तुम ये सोचो कि इतना बड़ा जो तुम्हारा धागा है, दैट्स अ डीएनए, उस डीएनए को हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर रैप करके? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप करके। तो जो मेरा जो पेपर है जिसके ऊपर मैं अपना पतंग का धागा लपेट रहा हूं, वही पेपर को आप समझो एज अ हिस्टोन प्रोटीन एंड दैट धागा ओवर हियर इज माय डीएनए। और उस तरीके से मैं इतने बड़े डीएनए को कॉम्पैक्ट करके एक स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर में रख पा रहा हूँ। सो याद रखना, योर हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प इन द compaction of your DNA, or I will say the packing of DNA can be done using this. So because of this, I can do this packing of DNA, or I can say the condensation of DNA करने के लिए इसको मैं यहाँ पे packing of DNA यहाँ पे कह सकता हूँ, or I can say your condensation of DNA will happen because of this histone protein. तो ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। तो ये वो प्रोटीन यूज करके हम हमारे डीएनए को लपेटेंगे और उसे कॉम्पैक्ट कराएंगे, राइट? सडनली आप लपेटना चालू करते हो एंड जो पूरे टेरेस पे जो धागा था वो आपका एक सिंपल एक पेपर के बॉल पर आप यहाँ पे आ चुका है। सो दैट्स व्हाट यू फाइंड ओवर हियर, राइट? दैट्स समथिंग यू गेट। आई थिंक जो हिमाचल से है वो लोग सेलिब्रेट करते होंगे काइट फ्लाइंग, मकर संक्रांति पे आप लोग करते होंगे शायद से, जनवरी के टाइम पे, राइट? बट दिल्ली में इट इज something which always happens on 15th of August. Okay. Now let's see what is the story of histone proteins. ये कर क्या रहे हैं आप, ये बात थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे यहाँ पे, that what they are doing. Now let's understand how this will be happening. So जब मैं histone proteins की बात करता हूँ, so have a look over here. आपके यहाँ पे 4 टाइप के histone proteins आपके यहाँ पे होते हैं. So you have H2A, you have H2B, you have H3 and you have H4. तो ये है आपके 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये सारे होते हैं 2-2 के नंबर में, दे आर ऑल इन द नंबर ऑफ 2, सो दिस ऑल ऑफ देम आर इन द नंबर ऑफ 2। सो ये भी आपके यहाँ पे 2 होंगे, दिस विल बी इनटू 2, दिस विल बी इनटू 2, दिस विल बी इनटू 2, दिस विल बी इनटू 2। सो बेसिकली होता क्या है, दैट यू हैव अ ऑक्टामर। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ऑक्टामर। ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑक्टामर। ऑक्टामर समझ सकते हो ना, ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू बी टोटल ओवर हियर। तो याद रखना 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स मेरे ऊपर है और 4 मेरे बिल्कुल वहां पे नीचे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी माय ऑक्टामर इज गोइंग टू बी हैविंग। सो याद रखना ये चीज, इसलिए मैंने पिक्चर आगे रखी हुई है, बिकॉज इनसाइड के पिक्चर में ये समझ नहीं आता, उन्होंने बस ऐसा दे दिया बना के, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, यू विल हैव द इनिशियल यहाँ पे ऊपर 4 होंगे और उसके नीचे आप यहाँ पे 4 रखोगे। सो दिस इज माय ऑक्टामर ओवर हियर। अब ये जो ऑक्टामर है, याद रखना, यह H2A, यह H2B, यह H3 एंड H4, ये आपके 4 टाइप के हिस्टोन आपको पे मिल जाएंगे। अब आपको याद ही रखना है कि ये जो मेरा ऑक्टामर है, इसके सराउंडिंग में मैंने अपने डीएनए को रैप किया है, इसके सराउंडिंग के अंदर मैंने डीएनए को वहां पे कॉइल किया है। सो दिस ऑक्टामर विल हैव अ कॉइल्ड डीएनए। सो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली डीएनए ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी अ डीएनए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कितना डीएनए हम यहाँ पे कॉइल कराएंगे, एक ऑक्टामर के ऊपर आप कितना डीएनए आप कॉइल करते हो, कितना उसके ऊपर लाइक लपेटते हो। सो याद रखना, द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑन द ऑक्टामर इज गोइंग टू बी अराउंड 200 बेस पेयर। इतने लेंथ का डीएनए आप लगाते हो आपके ऑक्टामर के ऊपर। सो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट ऑन अ सिंगल ऑक्टामर द अमाउंट ऑफ डीएनए व्हिच इज बीन रैप्ड, द अमाउंट ऑफ डीएनए वी विल फाइंड रैप्ड ओवर हियर इज गोइंग टू बी अराउंड मेड अप ऑफ 200 बेस पेयर लेंथ। इतने बेस पेयर के लेंथ का डीएनए हम यहाँ पे रैप करते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ऑक्टामर के अंदर याद रखना, इतने सारे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर ऑल इन पेयर, एंड ये ऑक्टामर जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके ऊपर आप डीएनए लगा रहे हो अराउंड 200 बेस पेयर लेंथ जितना डीएनए आप यहाँ पे रैप करते हो, इसको आप कॉइल करते हो। दिस विल बी द डीएनए व्हिच विल बी कॉइल्ड।
अब इसके अलावा यू हैव वन मोर हिस्टोन प्रोटीन जिसका हम कहते हैं H1 हिस्टोन। इसके अलावा यू हैव वन मोर हिस्टोन प्रोटीन एंड दैट कॉल्ड इज माय H1 हिस्टोन। तो ये अलग होता है, ये अलग से खड़ा होता है। दिस इज माय H1 हिस्टोन इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग अलोन सेपरेटली। देख सकते हो आप यहाँ पे रेड कलर का, ये आपका अलग है, ये ऑक्टामर के अंदर नहीं आ रहा, ये आपका ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो आप यहाँ पे भी एनसाइड वाली पिक्चर भी आप देख सकते हो, दे हैव ड्रॉन द H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब ये चीज आपने यहाँ पे देखी कि आपने इसे रैप कर दिया। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो याद रखना आपके डीएनए के अंदर यू हैव मल्टीपल हिस्टोन्स, सो यू हैव मल्टीपल हिस्टोन्स, यू हैव मल्टीपल ऑक्टामर, एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं। और ये बात भी याद रखना कि जब एक ऑक्टामर के ऊपर आप डीएनए को रैप कर लेते हो तो इस स्ट्रक्चर का एक नाम देते हो आप इसे, एंड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब एक ऑक्टामर के ऊपर मैं अपने डीएनए को रैप कर लेता हूं तो उसका अब हम यहाँ पे एक नाम देंगे उसे, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम। तो कल उठ के अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है न्यूक्लियोसोम के अंदर, तो आपको बताना है इट विल हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस इट विल हैव अ डीएनए wrapped around itself, and the DNA which will be wrapped around itself will be of a length of around 200 base pair। इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो बताइए कैसा होता है, लेट मी ट्राई टू शो यू हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। सो यू विल हैव वन ऑक्टामर ओवर हियर, राइट, या मैं कहूंगा एक न्यूक्लियोसोम आपके सामने यहाँ पे होगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे डीएनए लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। देन आप थोड़ा आगे जाओगे, यू विल हैव वन मोर ऑक्टामर व्हिच विल हैव अ डीएनए सराउंडिंग इटसेल्फ। देन आप थोड़ा और आगे जाते हो, यू विल हैव वन मोर ऑक्टामर विद डीएनए सराउंडिंग इटसेल्फ। तो ऐसे करके आपको ये देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना के रखे हुए ये सारे गोल गोल स्ट्रक्चर, दीज आर नथिंग बट माय न्यूक्लियोसोम, दीज आर गोइंग टू बी माय न्यूक्लियोसोम, राइट, दीज आर नथिंग बट माय न्यूक्लियोसोम्स, राइट। अब बीच में जो आपको यहाँ पे डीएनए मिल रहा है, ये जो बीच में आपको डीएनए मिल रहा है ना, इन सब के बीच में दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको यहाँ पे डीएनए मिल रहा है, इस डीएनए को हम यहाँ पे नाम देंगे, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज माय लिंकर डीएनए। दिस डीएनए ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लिंकर डीएनए। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लिंकर डीएनए। और इसके साथ साथ आपका जो H1 हिस्टोन होगा वो कहीं पे आपका यहाँ पे खड़ा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो you'll have the H1 histone over here. So you'll have the H1 histone every time you'll find somewhere over here you'll have the H1 histone, यहाँ पे आपका खड़ा होगा आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, this is one thing you have to know. So it looks like a bead of strings. It looks like a bead of strings. Beads of string की तरह ही आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो पहले ये बताओ क्या ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हिस्टोन प्रोटीन्स वाला इसको Yes, लेके sir. कोई अगर सवाल हो या कोई कंफ्यूजिंग पार्ट अगर आपको इसमें अंदर लग रहा है, देन यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी, राइट, एंड यू शुड नो दैट कि एक बार ये ऑक्टामर में हमने डीएनए को रैप कर लिया, उस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे न्यूक्लियोसोम। और ऐसे एक नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, और इन न्यूक्लियोसोम्स की मदद से आप डीएनए को आप क्या पैकिंग कर पा रहे हो उसकी आप, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर डूइंग द पैकिंग ओवर देयर, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी क्लियर कट टू यू, राइट। अब हिस्टोन प्रोटीन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, याद रखना ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स में जो नाम यूज कर रहा हूं, आई विल ओनली फाइंड इन द यूकैरियोट्स, आई विल ओनली फाइंड इन द यूकैरियोट्स। सो ये कहानी आपकी रहती है हमेशा यूकैरियोट्स की, राइट। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना, वहां पे यू विल हैव समथिंग एल्स बट यू डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना हिस्टोन प्रोटीन्स वाली बात, दिस इज ओनली समथिंग। सर एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच डज नॉट हैव अ वेरी एग्जैक्ट आंसर बिकॉज यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इनसाइड द सिंगल डीएनए। आपके डीएनए के अंदर आप सोचो डीएनए का लेंथ आपको कितना है, 6.6 into 10⁹ बेस पेयर, राइट। इमेजिन यू हैव अ लेंथ ऑफ 2.2 मीटर, you cannot have an like exact appropriate number on that कि कितने न्यूक्लियोसोम वहां पे होंगे, राइट। इवन अगर आप कोई बहुत हाई लेवल की अगर आप बुक भी रेफर करते हो, इवन इन दैट दे माइट ओनली गिव यू अ सर्टेन एस्टिमेट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स ओवर देयर, नॉट एग्जैक्ट नंबर, ओके, बट यू विल हैव अ बिग नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड। सो ये इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। नाउ लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, one very important चीज which I have to tell you. See, जब भी आप बात करते हो हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में ना, whenever you discuss about the histone proteins, so whenever you discuss about the histone proteins, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये प्रोटीन है
और प्रोटीन आपका बना होता है आपके अमाइनो एसिड से। और यहाँ पे आपको जो मेजर अमाइनो एसिड जो आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, दैट इज योर अर्जिनिन एंड लाइसिन। ये चीज याद रखना। तो आपके दो अमाइनो एसिड जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर, दैट इज माय अर्जिनिन एंड लाइसिन। अब इनकी खास बात क्या है? दीज आर माय पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, सो दे आर माय पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो ये मेरे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। अब अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे दैट दे आर माय पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, तो इसके जैसे क्या होता है कि आपके हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपको यहाँ मिलेंगे ना, आपके यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ मिल रहे देखने के लिए, दे आर ऑल गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज। तो आपसे ये पूछा जाएगा, दे विल आस्क यू कि क्यों मेरे हिस्टोन प्रोटीन्स मेरे यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा कि क्योंकि उनके अंदर आपको मिलेंगे अर्जिनिन एंड लाइसिन एज द अमाइनो एसिड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर माय पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब एक और बात याद रखना, आपका जो डीएनए होता है ना, द डीएनए विच विल बी हैविंग, जो भी आपका डीएनए आपका होता है, राइट, डीएनए आपका हमेशा रहेगा नेगेटिवली चार्ज। सो योर डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। सो डीएनए हमेशा आपका होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर आपसे कोई पूछा कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, देन आपका वहां पे आंसर होगा बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयंस। जो आपके शुगर फॉस्फेट बैकबोन था ना आपका, उन फॉस्फेट आयन की वजह से आपका डीएनए आपका रहेगा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। सो यहाँ पे आपको जो फॉस्फेट आयन आपको यहाँ पे मिल जाए, सो बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयंस, बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयंस यू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें पता है फायदा क्या है? डीएनए है आपका नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन है आपके यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो रैपिंग करने में ज्यादा आसानी होती है क्योंकि वो लोग तो अट्रैक्ट करेंगे वैसे भी अपने आप एक दूसरे को। सो हियर द wrapping of DNA on the nucleosome, wrapping of DNA on the histone octamer will be much more easier। वो आपका काफी आसानी से आपका यहाँ पे हो जाता है। so इसलिए आपका डीएनए का रैपिंग आपका यहाँ पे इजीली आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अ स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो। क्या ये वाली कहानी समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग समझ नहीं आ रहा तो प्लीज फील फ्री। अब आप तो काफी पुराने हो चुके हो यहाँ पे सब लोग, सो जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, या बता दो इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड। अरे बाय द वे मुस्कान, वी हैड दिस क्लास फॉर पेडिग्री एनालिसिस, आप आए नहीं थे उस क्लास के अंदर मुस्कान? सर मुझे टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था आपको? सर मेरा रिचार्ज फोन का खत्म होगा तो मैं टाइम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाई थी सर, मैं लेट में देख रही थी। अच्छा। सॉरी सर। अरे नहीं कोई बात नहीं, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम फ्री स्लॉट मिले let us know, we can have a discussion later, not now but later we can do that, ठीक है। so that is something we'll have. So you have arginine, lysine, याद रखना, these are my amino acids, याद रखना, these are my amino acids, yeah, okay। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in eukaryotes the organization is much more complex, there is a set of positively charged basic proteins called as my histones, ठीक है, they are my positively charged basic protein called my histones। histones are rich in basic amino acid called as my lysine and arginine। both the amino acids residues carry पॉजिटिव चार्ज एट द साइड चेन। इनके जो साइड चेन होता है उसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। दैट इज व्हाई दे विल कलेक्टिवली गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज माय हिस्टोन ऑक्टामर, जो हमने देखा था वहां पे। नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। नेगेटिवली चार्ज डीएनए मेरा यहाँ पे लग रहा है आपके पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम, ताकि एक स्ट्रक्चर बन सके आपको वहां पे जिसे हम कहेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसोम। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। याद रखना, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए अराउंड 200 बेस पेयर जितने आपके डीएनए हेलिक्स आपको यहाँ मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप सबको यहाँ पे क्लियर कट होनी चाहिए। न्यूक्लियोसोम constitute repeating unit structure in a nucleus called as a chromatin। So basically होता क्या है, ये आपका जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है ना यहाँ पे, the structure which is getting formed, you have a nucleosome over here, right? स्ट्रक्चर बेसिकली आपका यहाँ पे है क्या? This complete structure is nothing but my chromatin। अब इस टर्म से तो आप वाकिफ हो, this structure over here is nothing but my chromatin। अब क्रोमैटिन को आप और कंडेंस करोगे, इसको आप और ज्यादा कंडेंस कर सकते हो, यू कैन मेक अ क्रोमैटिन फाइबर। हाँ,
सो क्रोमैटिन को आप यहाँ पे और कंडेंस करके यू कैन मेक अ क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर को और आप कंडेंस करोगे, यू कैन फाइंड द क्रोमैटिड विल बी फॉर्म्ड, राइट, और डेंस क्रोमैटिड आपका यहाँ पे बन जाएगा, क्रोमोसोम आपके बन जाएंगे. सो ये तो मेरा यहाँ पे क्रोमैटिन है, जिसको अगर आपको और कंडेंस करना होता है ना, जो आप करोगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यू विल हैव मच मोर कंडेंसेशन. तो अगर मुझे इसे और कंडेंस करना है तो उसके लिए मेरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. याद रखना, क्रोमैटिन को जब आप और कंडेंस करते हो, सो व्हेन यू हैव अ क्रोमैटिन, और इसको आपको और कंडेंस करा के बनाना है आपका क्रोमैटिन फाइबर, व्हेन यू हैव टू मेक अ क्रोमैटिन फाइबर ओवर हियर, व्हेन यू हैव टू मेक इट इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर. तो ये करने के लिए आपको थोड़े और प्रोटीन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है. तो ये करने के लिए आपके जो प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे एक्स्ट्रा, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. यू कॉल देम एज अ नॉन हिस्टोन proteins, non-histone chromosomal proteins. So non-histone proteins भी आप उन्हें यहाँ पे कह सकते हो, they will be involved over here. इनके नाम, इनके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखते, बट याद में जितना कंडेंसेशन आपको करना पड़ेगा उतने एक्स्ट्रा आपके प्रोटीन्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डीएनए, इसको हमने कंडेंस किया, हमने बनाया हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है. फिर हमने उसे और कंडेंस करके बनाया हमारे यहाँ पे, लाइक अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्रोमैटिन से बनाया हमारे यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर. तो ये सब करने के लिए यू विल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम मोर प्रोटीन्स हैज टू बी डन. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. यहाँ पे इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ये क्या कर रहे हैं? इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड एंड आर, अच्छा ये तो बाद में आप देख लोगे यहाँ पे, ये इसको आप यहाँ पे देखो. The beads of the string structure in the chromatin is packed to form chromatin fiber. So chromatin को हम पैक करके बनाते हैं chromatin fiber that are further coiled and condensed at a metaphase stage of a cell division to form a chromosome. जिसको हम पैक किए, पैकिंग हम कब करेंगे? जब सेल को डिवाइड करना होता है, तब आपको जो क्रोमोसोम बनाना होता है, तब आप ये पैकिंग चालू करते हो. The packaging of chromatin at a higher level requires additional sets of protein. So याद रखना, the packaging of chromatin requires additional sets of protein. और वो प्रोटीन आपके यहाँ पे कौन से होते हैं? दे आर माय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. अभी तक इतना ही देखो, यहाँ तक देखो, बाकी के स्टेटमेंट को इग्नोर करो. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे देखो एंड समझो इस बात को कि जब आप क्रोमैटिन से आप बनाते हो क्रोमैटिन फाइबर और उसके बाद आप क्रोमोसोम बनाओगे, तो यहाँ पे आप जब आपको पैकिंग ज्यादा करनी है तो वहां पे आप इन्वॉल्व करते हो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को. सो और आपका यहाँ पे ये लोग आपकी हेल्प करेंगे पैकेजिंग करने में. और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे आपका पैकेजिंग हो रहा है और अल्टीमेटली आप बनाते हो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम. अब इतनी डेंस पैकेजिंग आपको होते हुए आपको मिलेगी सिर्फ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे. जब सेल डिवाइड करने का डिसाइड करता है तभी आपकी ये पैकेजिंग आपको वहाँ पे होते हुए आपको मिलती है. ठीक है, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes. लेकिन इसको हम वेरीफाई एक ही तरीके से कर सकते हैं बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आगे नहीं देखते हैं, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली. 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं. सो यू हैव दिस क्वेश्चन 1, हैंड रेज करना. यू हैव द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट. आपको यहाँ पे हैंड रेज करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट. तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 2020 का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे इसे ध्यान से एंड रेज योर हैंड. नाउ पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड ओवर हियर. सो बताइए, अस्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. आप यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आप कह रहे हो, ठीक है. बाकी एक और हम आंसर यहाँ पे ले लेते हैं. पीयूष क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. एडेनाइन पेयर विद अ थायमिन विद ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये आपका यहाँ पे सी आंसर है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ये तो मतलब एक प्लेट में रखे हुए आपके लिए 4 मार्क वैसा क्वेश्चन है आपके सामने. ये नाउ दिस क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको अभी आप नहीं कर पाओगे, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ. What are the structures called that give an appearance as beads on string in the chromosome when viewed under the electron microscope? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका होता है जो आपको एक अपीयरेंस देता है बीड ऑन स्ट्रिंग वाला, जो मैंने आपको बताया था वहां पे. सो नाउ यू हैव टू टेल मी दिस. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. Right, nucleosome is going to be the correct answer. Nucleosomes are going to give you the appearance of bead on strings, right? जो हमने वहाँ पे बनाया था ना, like वो वाला हमारे जो हमने बनाया था वहाँ पे. This is something you call it as a beads on string.
दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोसोम्स। ओके, हाँ ये ध्यान से देखना, द 3 to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो आपका होता है 3' और 5' के बीच में, इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व्स टू जॉइन। इसका काम यहाँ पे क्या होता है? तो 3' और 5' जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो आपको मिल रहा था, वो किस चीज को ज्वाइन कर रहा था? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। 3' और 5' के बीच जो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज था, वो लिंकेज बेसिकली किन दो चीजों को ज्वाइन कर रहा था? दैट इज समथिंग दैट आई हैव आस्क्ड यू ओवर हियर। सवाल काफी आसान है, कर सकते हो इसका आंसर आप। याद करो, जो 3' और 5' के बीच आपका यहाँ पे जो लिंकेज था, वो किन दो चीजों को यहाँ पे आपका ज्वाइन करता है? ओके, क्या लग रहा है इसका आंसर? पूजा आपको? बस 4 ही लोग। सर डी ऑप्शन। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिखा हुआ है, हिंट समझो, फॉस्फोडाइस्टर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। जो नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर था बेटा, वो था आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करो, दैट वाज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करो, जब मेरा शुगर मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बाइंड कर रहा था मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के साथ, वो बॉन्ड वहां पे क्या था? दैट वाज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो आपका होगा नहीं यहाँ पे आंसर, तो एक पड़ गया आपका यहाँ पे। नाउ यू कैन थिंक एंड टेल मी ऑल ऑफ यू। बताइए दीप्ति, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? कोई बात नहीं, पलक आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। वन डीएनए स्टैंड विद अदर डीएनए स्टैंड, पूरा स्टैंड जुड़ता है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है क्या, एक ये स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, और इस स्टैंड को जोड़ रहा है मेरा यहाँ पे 3' 5' मेरा जोड़ रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, दो स्टैंड थोड़ी जुड़ रहे होते हैं। बताइए मिसबा, क्या लगा इसका आंसर? योर आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। सुनो ध्यान से मेरी बात, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा वाया 3' to 5' बॉन्ड के अंदर। जब 3' या 5' का आपके यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, वो किसको जोड़ रहा है? दैट इज एक्चुअली जॉइनिंग योर वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप पीछे आओ एक बार, फ्लैशबैक में आओ। आप ऐसे कैसे भूल गए आप इस चीज को देखो ना, यहाँ पे आप आराम से देखो इस चीज को, यहाँ पे आप देखो, और लेट्स सी ओवर हियर। ये भी नहीं, बेटर पिक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, सो यू हैव, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आपका यहाँ पे, क्या हो रहा है? यहाँ पे 3' आपका यहाँ पे है, राइट, एंड देन यू हैव 5' ओवर हियर। अब ये जो बॉन्ड आपका बन रहा है, ये जो बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड किसको जोड़ रहा है? ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है ना। सो इट इज जॉइनिंग वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। सो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 3' और 5' के बीच में यू हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो आपका है, ये किसको जोड़ता है? ये कौन दो चीजों को यहाँ पे आपका जोड़ रहा है? सो यू हैव टू टेल देम इट इज एक्चुअली जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ पा रहा है आपका यहाँ पे, दिस कनेक्शन इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। तो इतना ही सवाल में पूछा गया था और कुछ वहां पे पूछा नहीं गया था। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड ओवर देयर। ठीक है, ओके। अब मेरा आपसे सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पे दोगे। अगर मैं कहता हूं कि एडेनाइन, अगर मैं कहता हूं दैट यू हैव एडेनाइन, और एडेनाइन का अमाउंट जो आपको मिल रहा है आपके सेल के अंदर, डीएनए के अंदर, वो है आपका लेट्स से 10%। आप मुझे बताओ कि उस डीएनए के अंदर ग्वानिन का अमाउंट कितना होगा? हैंड रेज करना है इसके लिए। अगर आपका अमाउंट है 10% एडेनाइन का, देन यू हैव टू टेल मी कि ग्वानिन का अमाउंट वहां पर आपका कितना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। एडेनाइन और थायमाइन सेम होते हैं, ठीक है, तो आप ग्वानिन भी पता लगा सकते हो फिर उस हिसाब से। हाँ जी, काफी लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे। ओके, हुदा खालिद बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 40%। 40%। ओके, हुदा खालिद आपका कह रही है कि यहाँ पे आपका ग्वानिन आपका होगा 40%। ठीक है, एक आंसर मुझे मिल रहा है यहाँ पे एज अ 40%। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। देन संगीता गुप्ता, मुस्कान गुप्ता बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 40%। आप भी 40% यहाँ पे कह रहे हो। प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर 40%। आपको 40% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब। एडेनाइन का यहाँ पे आपका 10% है। सो थायमिन जो मेरा यहाँ पे आएगा, थायमिन जो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड अगेन 10%। तो मेरा 20% तो यहाँ पे निकल गया,
क्या मेरा रह गया यहाँ पे 80% मेरा सिर्फ रह गया, सो 20% डीएनए तो मेरा यहाँ पे वैसे ही चला गया, जो डीएनए मेरा यहाँ पे रह चुका है दैट्स माय 80%, तो यस ग्वानिन में जो मेरा यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी 40%, और उसी तरीके से जो मेरा साइटोसिन मेरा जो यहाँ पे होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 40%. तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। अब सच्ची बताओ क्या यहाँ तक जो हमने कवर किया है क्या ये चीज आपको समझ आ रही है, और अगर इसमें कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो, देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, या लगता है कि सर ये रिपीट हो जाता तो बेटर रहता, तो आप मुझे बता दो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई इसमें से कोई पार्ट है जो आपको लग रहा है कि रिपीट हो जाना चाहिए एक बार फिर, सो देन लेट मी नो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क, उसे आप एज अ होमवर्क आप बाद में कर लेना। एंड इतनी चीज आप एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ लो, तो एनसीईआरटी में कुछ एक दो चीजें वहां पे देख के रखी हुई, उसे आप एक बार देख जाओ, और वो पढ़ने के बाद अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज रीच आउट टू मी, कि अगर कोई समझ चीज नहीं आ रही उसके अंदर, तो बस इतना क्वेश्चन आप देख लो एंड देन आई विल शेयर यू विद यू द असाइनमेंट। एंड जैसे कि आप जानते हो असाइनमेंट सॉल्व करिए एंड देन प्लीज गेट बैक टू मी व्हाइल शेयरिंग द असाइनमेंट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये चीज हमने हमारे क्लास में की है इन अवर 75 मिनट्स, और कोशिश करें कि आप थोड़ा टाइम पे आइए सब लोग, बिकॉज आप समझिए इस बात को दैट वी ओनली हैव 75 मिनट्स फॉर द क्लास एंड वी हैव टू मेक दैट यूनिट काउंट, right? Then only we can cover the syllabus in the right pace and we can jump on to other things. So please make sure that you try to be on time. ठीक है, 5-6 मिनट ठीक है लेट हो गए, but ज़्यादा लेट मत करना. So that is something we have done. So now let me just come back over here. All right, just give me a minute.